टेस्ट होगा डिप्थीरिया के लिए वो कौन सा होगा? ऑप्शन में सिक टेस्ट, कॉम्स टेस्ट, माउंटेक्स टेस्ट या फिर नॉन स्ट्रेस टेस्ट। तो यहाँ पर RH एंटीबॉडी डिटेक्ट करने के लिए कॉम टेस्ट किया जाता है, माउंटेक्स टेस्ट किया जाता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, नॉन स्ट्रेस टेस्ट होता है प्रेगनेंसी में जो फीटल हार्ट रेट है एक्सेलरेशन या डिसलेरेशन तो नहीं हो रहा है, फ्लक्चुएट तो नहीं हो रही है, उसके लिए। तो यहाँ पर डिप्थीरिया के लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो कौन सा? वो है सिक टेस्ट है। वो क्या है? सिक टेस्ट। याद रखना है डिप्थीरिया से आपको इसका ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो होगा ड्रॉपलेट, छींकने खांसने से। क्या अफेक्ट होगा? तो इसमें आपका जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो अफेक्ट होगा, स्पेशली आपको सर्दी खांसी जुकाम फ्लू काइंड सिम्टम रहेंगे। अब टेस्ट तो सिक टेस्ट, कॉजेटिव एजेंट तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट है यहाँ पर इम्यूनाइजेशन इज तो इम्यूनाइजेशन किस तरीके का प्रिवेंशन है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या फिर डिसेबिलिटी प्रिवेंशन। तो आपको प्रिवेंशन से एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं क्या है? डिसीज प्रिवेंशन से एग्जाम में यदि आपको क्वेश्चन आते हैं तो आपको यहाँ पर प्रिवेंशन में प्राइमरी भी पूछ सकते, सेकेंडरी भी, टर्सरी भी। अब यहाँ पे यदि प्राइमरी प्रिवेंशन की हम बात करें तो कोई भी कंडीशन होने के पहले, कोई भी डिसीज कंडीशन होने के पहले जो भी आप प्रिकॉशंस बरतते हैं, हेल्थ एजुकेशन के थ्रू, आपको अवेयरनेस के थ्रू चीज़ें पता चलती हैं, वैक्सीनेशन आप पहले से ही वैक्सीनेटेड रहते हैं, तो वो क्या है? वो प्राइमरी प्रिवेंशन। दैट मीन्स डिसीज हुई नहीं है बट उसके लिए आप पहले से ही क्या है? अवेयर हैं, इम्यूनाइजेशन करा लेते हैं, वैक्सीनेशन करा लेते हैं, हेल्थ एजुकेशन के थ्रू आपको अवेयरनेस है कि ये चीज़ करने से आपको ये कंडीशन हो सकती है, तो वो सब किस में आएगा? प्राइमरी प्रिवेंशन में। सेकेंडरी प्रिवेंशन में आएगी आपकी स्क्रीनिंग। कोई भी डिसीज़ आपको हो गई, सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो गया, अब आपको उस पर्टिकुलर डिसीज़ को पता करना है, टेस्ट वगैरह कराते हैं आप, स्क्रीनिंग कराते हैं, तो वो आपका क्या आएगा? सेकेंडरी प्रिवेंशन टू आइडेंटिफाई द डिसीज़ और इन अर्लीस्ट फेज, मतलब पहली फेज में ही पता करना है यदि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो वो सेकेंडरी मतलब कॉम्प्लिकेशन की तरफ आपको नहीं बढ़ना है, सेकेंड स्टेज में ही आपको क्या हो जाना है? ठीक हो जाना है। टर्सरी में आता है कि यदि आफ्टर द डिसीज़ आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुए हैं तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। तो यहाँ पर यदि इम्यूनाइजेशन से क्वेश्चन करें, वैक्सीनेशन, हेल्थ एजुकेशन, तो वो आएगा आपका प्राइमरी प्रिवेंशन। कोई भी टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट आपको दे के पूछें या फिर आपको पेपिस्मियर के बारे में पूछें कि करवा रहे हैं, तो ये होगा सेकेंडरी प्रिवेंशन। क्या है? सेकेंडरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन में जब कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाते हैं, आफ्टर दैट जो आप ट्रीटमेंट लेते हैं वो आपका किस में आएगा? टर्सरी प्रिवेंशन में। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, व्हाट कॉज द डेंगू इन्फेक्शन? तो डेंगू के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? आर्थोवायरस, RNA वायरस, एडीज एगिप्टी वायरस या फिर पैरामिक्सो वायरस। तो यहाँ पर डेंगू के लिए जो डेंगू का यदि इन्फेक्शन पूछे तो डेंगू के लिए यदि मॉस्क्यूटो की बात करें तो वो क्या है? एगिप्टी, एडीज एगिप्टी मॉस्क्यूटो, जो कि एलोपिक्टस मॉस्क्यूटो फैमिली से बिलोंग करेगा। लेकिन यहाँ पे यदि आपको वायरस पूछें तो डेंगू वायरस, क्या है? डेंगू वायरस और एडीज एगिप्टी वायरस ऑप्शन में आपको नहीं है, सॉरी ऑप्शन में आपको डायरेक्ट मॉस्क्यूटो नहीं, यहाँ पे वायरस पूछा है, तो वो क्या है यहाँ पर? एडीज एगिप्टी वायरस, जो कि डेंगू के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डेंगू के लिए ही ब्रेक बॉर्न फीवर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? या फिर हड्डी तोड़ बुखार, मतलब कि इसमें आपके जितने भी जॉइंट्स है वहाँ पे तो दर्द होगा ही साथ आपकी आँखों में दर्द होगा, आँखों के यहाँ पे आपको पेन होगा, पूरी बॉडी में आपको फ्लू जैसे ही सिम्टम रहेंगे, लेकिन बुखार है जो बहुत हाई रहेगा, प्लेटलेट्स काउंट है जो बहुत ज़्यादा डाउन जाएगा आपको, ये एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो एडीज मॉस्क्यूटो है, क्या है? एडीज मॉस्क्यूटो है, इसके थ्रू जीका, चिकनगुनिया भी है जो फैलता है, ये भी याद रखें। लेकिन एडीज एगिप्टी, तो इससे क्या होगा यहाँ पे? डेंगू, क्या है? डेंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज, ये क्वेश्चन अभी इसी तरीके से रिलेट करता हुआ B2, विटामिन B2 को पूछा है, केमिकल नेम पूछा गया है HSSC एग्जाम में जो 31 तारीख को पेपर हुआ है। विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? टोकोफेरॉल, पेंटोथेनिक एसिड, वेनिलिक एसिड या फिर एस्कॉर्बिक एसिड। तो आपको सभी विटामिन के
क्या है, सभी विटामिन के केमिकल नाम है जो याद रखने हैं, केमिकल नाम और इनसे होने वाली प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे यदि हम बात करें विटामिन सी, तो विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए के लिए कहा जाता है रेटिनॉल। विटामिन डी कहलाता है कैल्सीफेरॉल। टोकोफेरॉल है जो यहाँ पर क्या है, ये विटामिन ई, याद रखें, टोकोफेरॉल विटामिन ई, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, पेंटोथेनिक एसिड यहाँ पर ये क्या है, B5। क्या है यहाँ पर ये, B5। अब यदि हम बात करें पूरे विटामिन की, तो यहाँ पे आपको एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इनसे होने वाली प्रॉब्लम्स। विटामिन सी से होने वाली प्रॉब्लम क्या होती है, डेफिशिएंसी, वो होती है स्कर्वी। क्या है, स्कर्वी। टोकोफेरॉल एक एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहलाएगा। क्लियर। विटामिन सी की ज़रूरत है जो इन्फेक्शन में भी इन्फेक्शन से रिकवर होने में, इन्फ्लामेशन से रिकवर होने में भी पड़ती है। फिर यहाँ पे यदि बात करें कौन सा विटामिन है जो जितने भी लोग वेजिटेरियन हैं उनमें उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है, तो होता है विटामिन B12 और साइनोकोबालमिन। क्योंकि विटामिन B12 सबसे ज़्यादा जो नॉनवेज या फिर मांसाहारी आइटम्स होते हैं उन्हीं में बस प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे आपको सभी विटामिन्स, क्योंकि यहाँ पर आप ये नहीं सोचें कि विटामिन सी बस मिलेगा, आपको जितने भी विटामिन हैं वो उनसे होने वाली डेफिशिएंसी और उनके केमिकल नेम, ये 3 चीज़ें ज़रूर याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय। ट्यूबरक्लोसिस है जो किसके थ्रू होगा, साल्मोनेला, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस या फिर माइकोबैक्टीरियम। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, माइकोबैक्टीरियम। क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई। इसके लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है टीबी के लिए वो होता है ट्यूबरक्लिन टेस्ट और माउंटेक्स टेस्ट, जिसमें प्रोटीन डेरिवेटिव पीपीडी इंजेक्ट किया जाएगा। पीपीडी इंजेक्ट किया जाएगा 10 mm इन ड्यूरेशन तक। यदि इन सर्किल बनाया जाएगा उसमें रेडनेस आती है, मतलब टीबी आपकी क्या है, पॉजिटिव निकली है। अब वो रीडिंग कितने टाइम में पढ़ते हैं, तो 48 से 72 घंटे के अंदर इंट्राडर्मल रूट से पीपीडी इंजेक्ट किया जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन है, याद रखना है आपको, यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट वे में ऐड कर देती हूँ। पीपीडी जो प्रोटीन डेरिवेटिव्स हैं इंट्राडर्मल, क्या है, इंट्राडर्मल इंजेक्ट किए जाएंगे। रीडिंग की बात करें हम, तो रीडिंग है जो 48 से 72 घंटों में। यदि एग्जाम में आपको 48 भी है 72 भी है तो आप 72 को मार्क कीजिए। क्लियर। 10 mm इन ड्यूरेशन, क्या है, 10 mm इन ड्यूरेशन के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, 10 mm का जो सर्किल बनाना है। यदि वो पूरी उसमें रेडनेस आ जाती है दैट मीन्स टीबी क्या है, पॉजिटिव है। अब यहाँ पर ट्यूबरक्लिन टेस्ट या फिर माउंटेक्स टेस्ट के नाम से यहाँ पे जो टेस्ट है वो किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन आपका, इसकी ड्रग्स भी पूछी जाती हैं। जो डॉट्स रेजिमेन है वो इसके ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। यदि मिनिमम ड्यूरेशन की बात करें हम तो कितना, 6 मंथ तक। कितना है, 6 मंथ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, द फ्रेशली प्रिपेयर्ड ORS टू नॉट बी यूज आफ्टर। तो जो ORS है क्या है, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड ORS है इसको कितने घंटे के बाद यूज़ नहीं करना है, 6 घंटे के, 12 घंटे के, 18 घंटे के कि 24 घंटे के। ORS के आपको एग्जाम में, ORS के आपको एग्जाम में कंपोनेंट पूछे जाते हैं। क्या है, कंपोनेंट है जो ORS के आपको पूछे जाते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको ORS के कंपोनेंट्स के साथ साथ कितना इसमें ऑस्मोलैरिटी है वो पूछी जाती है। तो यदि आपको ये डायरेक्ट याद नहीं होता है तो आपको एक काम करना है, इसके लिए ORS का WHO के थ्रू जो ORS की WHO की वेबसाइट पे जाइए आप और ORS बस है जो टाइप कीजिए, पूरी आपको ORS की डिटेल मिल जाएगी। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि 24 घंटे वाला बस पूछें कि एक बार जो पैकेट घोला 24 घंटे के अंदर आपको यूज़ करना है। आफ्टर दैट 24 आवर आपको इसको क्या कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है। ORS में सोडियम क्लोराइड रहता है, पोटेशियम क्लोराइड रहेगा, सोडियम सिट्रेट रहेगा और जो ग्लूकोज रहता है वो रहता है एनहाइड्रोक्सी डेक्सट्रोज के फॉर्म में। ये आप याद रखें, एग्जाम में आपको आता है। पानी को गर्म करना है, उसको ठंडा करना है, देन आफ्टर आपको उसमें क्या करना है, ORS है जो घोलना है। लेकिन 24 घंटे के अंदर जो घुला हुआ घोल है आपका उसको डिस्कार्ड कर देना है। क्लियर है। नेक्स्ट वन,
यदि एक चीज़ और पूछें कि जो ORS का आप 1 लीटर घोलते हैं ORS, तो यहाँ पर कितने ग्राम इसमें ग्लूकोज रहता है, तो होता है 20 ग्राम। ये भी आपको रिसेंट में एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, तो इनमें से बैक्टीरियल डिसीज कौन सी है? हेपेटाइटिस ए, टाइफॉइड, मीजल्स या फिर पोलियो। तो हेपेटाइटिस ए एक वायरल इन्फेक्शन है, इसके लिए यहाँ पे बात करें हम तो ये फीको ओरल रूट के थ्रू फैलता है। एक्यूट एक डिसीज कंडीशन है, इसमें लिवर में ही प्रॉब्लम होगी। मीजल्स, तो मीजल्स किससे फैलता है? तो ये भी वायरल है। क्या है? मीजल्स है, किससे फैलता है? वायरस से, मॉर्बी वायरस, याद रखना है इसका नाम। सिंगल स्ट्रैंडेड, क्या है यहाँ पर? एक RNA वायरस है। RNA वायरस का नाम क्या है? मॉर्बी वायरस। क्या है? मॉर्बिली वायरस। या फिर आप इसको एग्जाम में पैरामिक्सो वायरस के नाम से याद रखें, क्योंकि आपको मॉर्बिली वायरस तो एग्जाम में नहीं आता है, क्योंकि फैमिली का नाम है पैरामिक्सो वायरस। पैरामिक्सो वायरस किसका है? मीजल्स का। पोलियो का तो पोलियो वायरस ही है यहाँ पे। टाइफॉइड एक यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो कि साल्मोनेला टाइफी से, किससे? साल्मोनेला टाइफी से फैलता है। साल्मोनेला टाइफी से, इसी के लिए एंट्रिक फीवर, क्या है? एंट्रिक फीवर के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में आया था अभी जो HSSC का पेपर हुआ है कि टाइफॉइड को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो वो है एंट्रिक फीवर। याद रखना है, टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी से फैलेगा। एंट्रिक फीवर होता कैसे? गंदे खाने पीने के कारण, गंदा पानी पीने के कारण। जो लोग बहुत गोलगप्पे वगैरह खाते हैं ठेलों पे खड़े होकर, उनको सबसे ज़्यादा होने की दिक्कत होती है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिसीज, तो इनमें से कौन सी है जो कि एक वाटर बॉर्न डिसीज है? कोलेरा, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस या फिर इन्फ्लुएंजा। तो वाटर बॉर्न डिसीज मतलब गंदे पानी के कारण हो सकती है, तो वो है यहाँ पर ओनली कोलेरा। क्या है? कोलेरा, जो कि विब्रियो कोलेरा से होगी। यहाँ पे क्या है? विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा इसके लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। इसका एक और क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वो है राइस वाटर स्टूल। कोलेरा कैसे हुआ? गंदे पानी पीने के कारण। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? कोलेरा। इट्स अ विब्रियो कोलेरा कॉजेटिव एजेंट है, जो कि एक बैक्टीरियल प्रॉब्लम है। इसका एक क्लासिकल साइन होता है राइस वाटर स्टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड आर ऑल इंक्लूडेड एक्सेप्ट, तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में 3 चीजें होती हैं, एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट। क्या है? एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट, इसमें 3 चीजें रहेंगी। एपिडेमियोलॉजी में आपको यदि इसके फादर पूछें तो एपिडेमियोलॉजी के फादर कौन है? जॉन स्नो। एग्जाम में आते हैं जॉन स्नो, तो यहाँ पे फादर पूछें तो जॉन स्नो। ट्रायड है तो 3 चीजें होती हैं, ट्रायड दैट मीन्स 3, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। इन्वेस्टिगेटर इसका हिस्सा नहीं है। अभी रिसेंट में होस्ट की डेफिनेशन पूछी गई थी। होस्ट एक ऐसा पर्सन है, इंडिविजुअल एनिमल, जो भी किसी भी डिसीज कंडीशन उसको होगी, लेकिन एजेंट क्या करेगा? कॉज करेगा। इन्वायरमेंट का मतलब यहाँ पे वातावरण, जो माइकोबैक्टीरियम एजेंट है या फिर कुछ भी बैक्टीरिया वायरस है, उसको ग्रो करने में हेल्प करेगा इन्वायरमेंट। जैसे सर्दी खांसी जुकाम है, जनरली जो विंटर सीजन होता है उसमें होने की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है बारिश के टाइम पे, तो वो यहाँ पे क्या करेगा? इन्वायरमेंट का रोल प्ले करेगा, जो भी वेदर है वो। तो यहाँ पे आपको एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड की बात करें तो जॉन स्नो इसके फादर हैं एपिडेमियोलॉजी के। एपिडेमियोलॉजी में डिसीज़ है, जो डिसीज़ किसी पर्सन में किस तरीके से फैल रही है, किस तरीके से ग्रो कर रही है, क्या क्या साइन सिम्टम दिखा रही है, पूरी डिसीज़ की कंडीशन स्टडी किस में की जाएगी? एपिडेमियोलॉजी में। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द इमीडिएट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर डॉग बाइट। ये केस कल ही मेरे घर के सामने हो गया है डॉग बाइट का। तो यहाँ पे इमीडिएट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या देंगे आप? किसी मरीज को, किसी पर्सन को यदि अचानक से कुत्ते ने काट लिया तो क्या करेंगे? कवर विथ ड्रेसिंग, अप्लाई एंटीसेप्टिक लोशन, सूचर द विद वुंड या फिर वॉश विथ सोप एंड वाटर फॉर 15 मिनट्स। तो यदि किसी को कुत्ते ने काट दिया है, भले वहाँ पे ज़्यादा स्क्रैच ना हो, ना कुछ भी उतना दिख भी नहीं रहा हो विजिबल, तब भी आपको एज अ फर्स्ट एड के तौर पर 15 मिनट तक साबुन और पानी से उसके हाथ धुलने हैं। जहाँ पे भी काटा है, जिस भी एरिया में हाथ नहीं, यहाँ पे जहाँ पे भी काटा है वहाँ पे साबुन और पानी से कंटिन्यूअस 15 मिनट तक वॉश करना है, ताकि जो
रेबीज वायरस है उस पर्सन की बॉडी में सर्कुलेट ना हो पाए। आपको पता नहीं है कि ये जो डॉग आपके आसपास घूम रहे हैं उनमें रेबीज वैक्सीन लगी हुई है नहीं, और आफ्टर दैट आपको 15 मिनट तक धुलने के बाद तुरंत हॉस्पिटल भी जाना है। ऐसा नहीं कि हाँ जहाँ भी काटा साफ करके छोड़ दें, आफ्टर दैट आपको हॉस्पिटल भी जाना है। नेक्स्ट वन, रूबेला इज ऑल्सो नोन एज, रूबेला का दूसरा नाम क्या है? वूफिंग कफ, टिटनस, मीजल्स या फिर जर्मन मीजल्स। मीजल्स को कहा जाता है रूबियोला। क्या है? रूबियोला। मीजल्स को कहा जाता है रूबियोला। इसके जो क्लासिकल साइन है वो क्या है? कॉप्लिक स्पॉट, जो कि रेड कलर के रहेंगे। ये एग्जाम में अभी आया था, रेड रैसेस। तो यहाँ पे मैं लाइनें इसलिए आपको ऐड करती जा रही हूँ ताकि आपको याद रखना इजी रहे। मीजल्स का दूसरा नाम पूछे तो रूबियोला। कॉप्लिक, यहाँ पे क्या है? कॉप्लिक स्पॉट हैं जो कि देखने को मिलते हैं और जो कि रेड रैसेस के नाम से भी जाने जाते हैं। रूबेला का नाम होता है जर्मन मीजल्स। क्या है? जर्मन मीजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वूफिंग कफ का दूसरा नाम होता है 100 डेज कफ, जो कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को अफेक्ट करती है। कॉजेटिव एजेंट है यहाँ पर क्या? बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। नाम याद रखना है, 100 दिन की खांसी, वूफिंग कफ और पर्ट्यूसिस। क्या है? और पर्ट्यूसिस। अब पर्ट्यूसिस के लिए जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है? वो बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। और यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये जो बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस है जिनकी उम्र लेस देन 2 ईयर्स, जो बच्चे होते हैं 2 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं पर्ट्यूसिस से। आई होप आपको इतनी चीज़ें काफ़ी हैं क्योंकि यही एग्जाम में आती हैं। कॉजेटिव एजेंट इट्स अ बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। फैलता कैसे है? जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है छींकने खांसने से। टिटनस का जो आपको एग्जाम में आ सकता है, टिटनस के जो बैक्टीरिया है, एक तो ये क्या है? बैक्टीरियल है। इसके बैक्टीरिया कैसे आपकी बॉडी में एंटर कर सकते हैं? जनरली टिटनस के बैक्टीरिया जो रहते हैं, स्पोर्स रहते हैं मिट्टी में, सॉइल में। अब यहाँ पर ये डायरेक्ट आपकी बॉडी में कहीं पर भी कट है या फिर कहीं पर भी कुछ स्क्रैप वगैरह है, लेसरेशन है, तो वहाँ से आपकी बॉडी में एंटर करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको, डीपीटी वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच मेथड। तो डीपीटी वैक्सीन किस मेथड से दी जाती है? ओरल, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस। तो जो डीपीटी वैक्सीन दी जाती है वो दी जाती है इंट्रामस्कुलर रूट से। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस किस रूट से? इंट्रामस्कुलर रूट से वैक्सीन दी जाती है। नाउअडेज डीपीटी के साथ साथ पेंटावैलेंट, क्या है? पेंटावैलेंट वैक्सीन, मतलब इसमें 5 वैक्सीन एक साथ होती हैं जिसमें रहेगी आपकी डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस प्लस हेपेटाइटिस बी प्लस हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, HIV। हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी है जो इंक्लूड रहेगी। IM रूट से है जो दी जाएगी। कहाँ पर? वास्टस लैटरलिस मसल्स में। ये आप याद रखें, छोटे छोटे टर्म्स में इसीलिए इंक्लूड करते जा रही हूँ ताकि आपको इजीली याद रहे। अब यहाँ पर इंट्राडर्मल की बात करें तो इंट्राडर्मल से ओनली BCG दी जाती है। सबक्यूटेनियस ओनली मीजल्स दी जाती है आफ्टर कंप्लीटिंग द 9 मंथ। कब? 9 महीने के बाद। BCG दी जाती है एट द टाइम ऑफ बर्थ। कब? एट द टाइम ऑफ बर्थ। और यदि नहीं दे पा रहे हैं तो 1 ईयर की एज तक इसको दे सकते हैं। इंट्रामस्कुलर में आपकी पेंटावैलेंट दी जाएगी। क्लियर? पेंटावैलेंट वैक्सीन में 5 वैक्सीन इंक्लूडेड रहेंगी। न्यूमोकोकल वैक्सीन दी जाती है, वो भी इसी रूट से दी जाएगी। ओरल में ओनली OPV एंड रोटावायरस दी जाती है। किसके लिए? डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए। यहाँ पे आपको डायरिया के लिए रोटावायरस दी जाएगी। ओरल कितना? 5 ड्रॉप्स। ये याद रखें, जैसे ओरल पोलियो की 2 ड्रॉप्स होती हैं, इसकी यहाँ पे क्या रहेंगी? 5 ड्रॉप्स। क्लियर? ये छोटे छोटे टर्म्स से आपको याद रखना है। तो यहाँ पे OPV कब तक दी जाती है? 5 साल की उम्र तक पोलियो से प्रिवेंट करने के लिए। रोटावायरस की 5 बूंदें दी जाती हैं 6, 10 और 14 वीक्स में।
और पेंटावैलेंट वैक्सीन की बात करें तो ये भी दी जाती है कब, 6, 10 एंड 14 वीक्स की एज में इंट्रामस्कुलर रूट से वास्टस लैटरलिस मसल में। या फिर एक क्वेश्चन आपको आ सकता है कि जो इन्फेंट है उनमें IM इंजेक्शन कहाँ दिया जाता है, तो वो दिया जाता है वास्टस लैटरलिस मसल्स में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, A newborn failure to pass meconium within the first 24 hour after birth may indicate which of the following। तो एक न्यूबॉर्न बेबी है, मेकोनियम का मतलब होता है बेबी का जो फर्स्ट पासिंग स्टूल है ब्लैक ग्रीनिश टाइप का रहेगा। यदि वो जन्म होने के बाद से लेके 24 घंटों तक स्टूल पास नहीं करता है तो इसको क्या होने के चांसेस रहेंगे, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, सीलियक डिसीज, इंटरसेप्शन या फिर हिस्ट्रिंग्स डिसीज। तो यदि 24 घंटे की जगह एग्जाम में आपको 48 से 72 घंटे तक भी रख दें तो भी आपका आंसर सेम ही रहना चाहिए। 24 घंटे है जो यहाँ पे मिनिमम ड्यूरेशन की बात की जा रही है, यदि 72 घंटे तक भी रख दें सेम होगा आपका आंसर। मेकोनियम क्या है, बेबी का फर्स्ट पासिंग स्टूल, जन्म होने के बाद है जो बच्चे का पहला पासिंग स्टूल क्या कहलाता है, मेकोनियम, जो कि ग्रीनिश ब्लैक टाइप का रहेगा। लेकिन यदि बच्चा ये पास नहीं करता है 24 घंटे तक तो उसको हिस्ट्रिंग्स डिसीज, जिसको आप कह सकते हैं कंजेनाइटल, क्या कह सकते हैं आप इसको, कंजेनाइटल मेगा कोलोन। इसमें जो एब्सेंस रहेंगी, क्या रहेगा, एब्सेंस रहेंगी गैंग्लियोनिक सेल्स, एब्सेंस रहेंगी क्या, गैंग्लियोनिक सेल्स। एग्जाम में पूछ सकते हैं यदि बच्चा जन्म होने के बाद से लेके 24 घंटे तक फर्स्ट अपना जो स्टूल पास नहीं करेगा, पोटी नहीं जाता है, तो उसको क्या होने के रिस्क रह सकते हैं, कंजेनाइटल मेगा कोलोन, जिसको हिस्ट्रिंग्स डिसीज या फिर एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स के नाम से भी आप जान सकते हैं। एग्जाम में या तो ये पूछेंगे कि हिस्ट्रिंग्स डिसीज में क्या प्रॉब्लम रहे, क्या कौन सी सेल्स एब्सेंट रहेंगी, तो वो होती हैं गैंग्लियोनिक सेल्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फर्स्ट वैक्सीन गिवन टू अ न्यूबॉर्न बेबी। तो न्यूबॉर्न बेबी को जो वैक्सीन दी जाती है वो पहली कौन सी है, फर्स्ट वैक्सीन पूछिए, BCG, DPT, MMR या फिर DTP। तो यहाँ पर BCG जो वैक्सीन दी जाती है, पहले मैं आपको ऐड करती हूँ, जन्म के समय बच्चे को दी जाती है BCG प्लस हेपेटाइटिस B एंड OPV। लेकिन यहाँ पे कंडीशंस अप्लाई होती हैं। हेपेटाइटिस B है जो यदि बच्चे का वजन 2 kg से क्या है, कम है, तो आपको ये नहीं देना है। क्या करना है, नहीं देना है, नॉट गिवन। लेकिन यदि बच्चे का वजन जब 2 किलो से ज़्यादा हो जाए तब आप हेपेटाइटिस B वैक्सीन दे सकते हैं IM रूट से। एक चीज़ और दी जाती है जन्म के समय, विटामिन के दिया जाता है, कैसे, IM रूट से। बच्चे का वजन यदि क्या है, बच्चा प्रीटर्म हुआ है और लो बर्थ वेट से कम है तो कितना दिया जाएगा ये डोज, 0.5। लेकिन बच्चा यहाँ पे यदि बर्थ वेट क्या हो, लेस देन 2 kg यहाँ पे कंसीडर करते हैं स्पेशली हॉस्पिटल में, लेकिन ये इससे कम है तब देना है। तो यहाँ पे इसके बीच में आपको डिफरेंस याद रखना है कि BCG, हेपेटाइटिस B, OPV एंड विटामिन के एट द टाइम ऑफ बर्थ दिया जाता है, लेकिन वैक्सीन 3 होती हैं, BCG, हेपेटाइटिस B और OPV। BCG दी जाएगी इंट्राडर्मल रूट से, हेपेटाइटिस B दिया जाएगा IM, OPV दिया जाएगा ओरल 2 बूंद। अब विटामिन के इंट्रामस्कुलर दिया जाएगा, यदि वजन कितना है 2 किलोग्राम से कम है तो हाफ डोज देना है आपको, या फिर आपको वजन नहीं दिया गया, डायरेक्ट कह दें कि लो बर्थ वेट पे भी है तब भी आपको कितना देना है, 0.5। यदि डायरेक्ट पूछें कि कितना डोज देना है तो 1 mg। क्लियर। विटामिन के क्यों दिया जाता है, हेमरेज और ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि फर्स्ट BCG दैट इज गिवन न्यूबॉर्न बेबी, तो वो क्या है, BCG वैक्सीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट डज एन अपगार स्कोर ऑफ 9 मीन्स। यदि अपगार स्कोर में 9 आते हैं इसका मतलब क्या है, डिप्रेशन है, डिप्रेशन नहीं है, इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या फिर नन ऑफ द अबव। अपगार स्कोर किसने दिया था, वर्जीनिया अपगार ने। याद रखें अपगार स्कोर 2 बार चेक किया जाता है न्यूबॉर्न में, एक तो
जन्म होने के विदिन 1 मिनट के अंदर और दूसरा 5 मिनट के बाद। दो चीज़ें याद रखें, जन्म होने के विदिन 1 मिनट के अंदर और दूसरा 5 मिनट के बाद अबगार स्कोर चेक किया जाता है। यहाँ पर 5 चीज़ें चेक होती हैं अबगार स्कोर में। ए रिप्रेजेंट द अपीयरेंस, मतलब बच्चे का स्किन कलर, यदि पिंक है मतलब बच्चा हेल्दी है। पी रिप्रेजेंट द पल्स और हार्ट रेट। जी मीन्स ग्राइमेसी और रिफ्लेक्सेस, जो हाथ पैर हिला डुला रहा है वो चिल्ला रहा है। एक्टिविटी मतलब मसल टोन और रेस्पिरेशन मतलब ब्रीदिंग। तो ये 5 चीज़ें चेक की जाती हैं और यदि बच्चा पूरी बॉडी पिंक है तो 2 पॉइंट देंगे। 100 से ऊपर हार्ट रेट है, पल्स रेट जो कि 120 से 160 के बीच में होती है तो भी नॉर्मल है। ग्राइमेसी मतलब अच्छा रो रहा है, चिल्ला चिल्ला के है जो क्या है बच्चा नॉर्मल है। एक्टिव मूवमेंट, हाथ पैर भी हिला डुला रहा है और पल्स जो ब्रीदिंग रेट है नॉर्मल है। तो सब में 2-2 करके 10 पॉइंट हो जाएंगे। लेकिन यदि 7 से कम है तो मॉडरेटली डिप्रेस्ड है और 3 से भी कम है मतलब बच्चा सीवियरली डिप्रेस्ड है। तो यहाँ पे याद रखना, यदि 9 पूछे मतलब बच्चा अच्छी कंडीशन में है, नो डिप्रेशन। नेक्स्ट इज व्हेन द एंटीरियर फॉन्टेनल डज नॉर्मली क्लोजेस। तो एंटीरियर फॉन्टेनल कब क्लोज होते हैं? 6 to 10 मंथ में, 12 to 18 मंथ में, 2 to 3 ईयर में या फिर 3 to 4 ईयर में। तो एंटीरियर फॉन्टेनल नॉर्मली कब क्लोज होते हैं? एंटीरियर फॉन्टेनल क्लोज होते हैं 12 से 18 महीने की उम्र में। कब? 12 से 18 महीने की उम्र में। पोस्टीरियर ऑक्सीपिट क्लोज हो जाते हैं 1.5 मंथ की उम्र में या फिर 10 वीक आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके जो एंटीरियर है वो बाद में क्लोज होते हैं 12 से 18 महीने की उम्र में। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू फ्रूड ओरल स्टेज इज बिटवीन। तो जो साइको एनालिसिस थ्योरी दी है फ्रूड ने, तो ओरल स्टेज क्या है? ओरल स्टेज किस उम्र में रहेगी? 1 to 1 ईयर, 1 to 3 ईयर, 3 to 6 ईयर या फिर 7 to 11 ईयर। तो यहाँ पर यदि इस स्टेज की हम बात करें, फ्रूड की जो थ्योरी दी गई है अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी के ओरल स्टेज पूछी गई है तो वो होती है कब? जन्म से लेके 1 साल की उम्र तक, बर्थ टू 1 ईयर, इट्स अ ओरल स्टेज। आपको याद रखना है क्या? ओरल स्टेज। यदि एनल की बात करें, एनल स्टेज, तो एनल स्टेज होती है किसमें? टोडलर, 1 to 3 ईयर्स ऑफ एज। क्या है? 1 to 3 ईयर की एज में क्या है? एनल स्टेज। जो यहाँ पर फोकस रहेगा वो एनल। फिर आता है आपका फैलिक स्टेज। तो फैलिक यहाँ पे आपकी कब रहेगी? 3 to 6 और यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, सॉरी प्री स्कूलर होते हैं। कौन? प्री स्कूलर्स। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका लेटेंसी। क्या है? लेटेंसी। तो लेटेंसी 6 to 12 ईयर्स। क्या है? 6 to 12 ईयर्स। और जो बच्चे स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके लिए है। फिर आपका आता है जेनाइटल। क्या है? जेनाइटल। तो ये आफ्टर द 12 ईयर। क्या है? आफ्टर 12 ईयर। क्लियर है? तो ये आपको स्टेज है जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो यदि एनल पूछे, सॉरी ओरल जो कि एक फर्स्ट स्टेज है, तो बर्थ टू 1 ईयर, एनल 1 to 3 ईयर, फैलिक 3 to 6 ईयर जो प्री स्कूलर है, और लेटेंसी 6 to 12 ईयर, जेनाइटल आफ्टर द 12 ईयर। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर चोकिंग। तो फर्स्ट एड से जो क्वेश्चन आने हैं आपको, एक तो डॉग बाइट हो गया, दूसरा हो गया चोकिंग। ये क्वेश्चन बेसिक है, एग्जाम में आते हैं। चोकिंग का फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या है? कॉल फॉर एम्बुलेंस, ट्राई टू रिमूव ऑब्जेक्ट विद द फिंगर, गिव फ्लूइड्स टू ड्रिंक, गिव शार्प बैक ब्लो बिटवीन शोल्डर ब्लेड। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या है चोकिंग का? तो चोकिंग का फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होता है कि शार्प बैक ब्लो बिटवीन द शोल्डर ब्लेड। यहाँ पे हेमलिज मैन्यूवर ऐड कर दें तो आपको वो है जो मार्क करनी है। लेकिन जब वो नहीं और आपको इस तरीके से ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको 5 बैक ब्लो बिटवीन द शोल्डर ब्लेड के बीच में 5 बैक ब्लो देना है, फिस्ट क्लोज करके उसके थ्रू। और एब्डोमिनल थ्रस्ट, आपको अपने दोनों हाथों से, जिस भी पर्सन को चोकिंग की कंडीशन है, दोनों हाथों से पीछे की तरफ जाके आगे की तरफ हाथ क्लोज करके उसको पूरा कवर करके 5
एब्डोमिनल थ्रस्ट, और 5 शार्प बैक ब्लो देना है जिसको कहा जाता है हेमलिच मैन्यूवर। क्लियर। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द रूट ऑफ बीसीजी। तो बीसीजी का रूट क्या होता है, इंट्राडर्मल। यहाँ पे आपको उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमें देख चुके हैं। नेक्स्ट है एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्ड इज कॉल्ड एज। यदि बच्चे में ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो उसको क्या हो सकता है, ग्वाइटर, कुशिंग सिंड्रोम, एक्रोमेगाली या फिर जिजेंटिज्म। तो यदि ग्रोथ हार्मोन का एक्सेसिव मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो ये क्या कहलाएगा, जिजेंटिज्म। यदि एडल्ट में होता है तो एक्रोमेगाली, लेकिन बच्चे में हो रहा है तो क्या है, जिजेंटिज्म। याद रखना है, बच्चे में जिजेंटिज्म, एडल्ट में क्या कहलाएगा, एक्रोमेगाली। इस एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन के कारण बच्चे की जो स्ट्रेचर है वो एज कम्पेयर टू नॉर्मल, बच्चे की हाइट भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बोन्स डिफॉर्म्ड रहेंगी मतलब लंबी रहेंगी, लेकिन उतना जो बच्चा है उतना प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वन, डायरिया इज मोर कॉमन इन। तो डायरिया होने के चांसेस किस में ज़्यादा रहेंगे, इनकरेक्ट इन्फेंट फीडिंग, आर्टिफिशियल फीडिंग, लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग या फिर अर्ली वीनिंग। कॉमन होगा जो बच्चे आर्टिफिशियल फीड करते हैं या फिर बॉटल फीडिंग, क्या है, बॉटल फीडिंग वाले बेबी हैं उनमें। अर्ली वीनिंग वाले बच्चे में स्टंटिंग देखने को मिल सकती है। स्टंटिंग का मतलब है समय के पहले यदि 4 महीने की उम्र में बच्चे को खाना पीना खिलाना स्टार्ट कर दिया तो बच्चे का पेट तो बढ़ेगा ही, हाथ पैर के यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैट जमा होगा जिसके कारण बच्चे में प्रॉब्लम्स ही होंगी। तो यहाँ पर डायरिया का जो मेन रीज़न होगा यहाँ पे वो होगा बॉटल फीडिंग बेबीज़ या फिर आर्टिफिशियल फीडिंग बेबीज़। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द नॉर्मल लेंथ ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी। तो नॉर्मल लेंथ कितनी होती है न्यूबॉर्न बेबी की, 15 इंच, 20 इंच, 25 इंच या फिर 30 इंच। कितनी है जो लेंथ हो सकती है बेबी की, न्यूबॉर्न बेबी की यदि हम बात करें, क्या है, न्यूबॉर्न बेबी की हम बात करें तो सेंटीमीटर में होती है 50 सेंटीमीटर तक। कितना, 45, डिपेंड करता है मदर की हाइट हेल्थ पर भी, लेकिन नॉर्मल लेंथ होती है 50 सेंटीमीटर तक। कितना, 50 सेंटीमीटर तक। तो यहाँ पर यदि 50 से 55, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के जो आपका सही आंसर इंच में पूछा गया है तो इंच में कितनी होगी, 20 इंच तक। कितना, 20 इंच। नेक्स्ट इज वजन पूछे तो नॉर्मल 2.5 kg। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ ओरल थ्रस्ट। ओरल थ्रस्ट का मेन रीजन क्या है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या फिर एक्टेसिया। ओरल थ्रस्ट का जो मेन रीजन है क्या है, ओरल थ्रस्ट का जो मेन रीजन है क्या है, फंगस, कैंडिडा एल्बिकेंस। याद रखना है, फंगस का नाम कैंडिडा एल्बिकेंस, जो कि ओरल थ्रस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। और एक कैंडिडा एल्बिकेंस होने के चांसेस उनमें ज़्यादा रहेंगे जिनकी इम्यूनिटी क्या हो, कमज़ोर हो, या फिर आपकी जो जीभ है देखा होगा आपने पूरी वाइट टाइप की रहेगी, बहुत ज़्यादा वाइट रहेगी, तो ओरल थ्रस्ट के लक्षण हो सकते हैं। नेक्स्ट वन, अ कलेक्शन ऑफ पस इन द प्लूरल कैविटी इज नोन एज। यदि प्लूरल कैविटी में पस का कलेक्शन हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, निमोनिया, लैरिंजाइटिस, एम्फाइसीमा या फिर एम्पाइमा। तो यहाँ पर यदि प्लूरल कैविटी, प्लूरा जो कि लंग्स की कवरिंग है, किसकी, लंग्स की कवरिंग है, अब यदि इसी प्लूरल कैविटी में पस का कलेक्शन हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, एम्पाइमा। एटेलेक्टेसिस होगा तो सिकुड़ना होगा, लंग्स का कोलैप्स होना होगा, लेकिन प्लूरल कैविटी में यदि पस का कलेक्शन हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, एम्पाइमा। नेक्स्ट वन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी लीड्स टू। तो डेफिशिएंसी मतलब विटामिन डी की कमी से क्या हो सकता है, स्कर्वी तो होगा विटामिन सी की कमी से, रिकेट्स होगा विटामिन डी की कमी से, बेरी होगा बी की कमी से। तो यहाँ पर आपको एनीमिया होगा आयरन की कमी से। अब विटामिन डी की कमी से यहाँ पे क्या होगा, रिकेट्स, क्या होगा, रिकेट्स। बड़ों में पूछो तो ऑस्टियोमलेशिया, यदि डायरेक्ट इस तरीके से है तो रिकेट्स। नेक्स्ट वन, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इज सीन इन। तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग किसका क्लासिकल साइन है, पाइलोरिक स्टेनोसिस का, गैस्ट्राइटिस, मेगाकोलोन या फिर इंटरसुसेप्शन। तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग का मतलब फोर्सफुल वॉमिटिंग होना ही होता है पाइलोरिक स्टेनोसिस में, किसमें, पाइलोरिक स्टेनोसिस में। नेक्स्ट वन,
व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस? ये अभी HSSC के पेपर में आया है क्वेश्चन कि लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस जो रिलेशनशिप है, जो नॉर्मल होता है क्या, लॉन्गिट्यूडनल लाइन क्या कहलाएगा, कहलाएगा लाइन। प्रेजेंटेशन नॉर्मल कौन सा होता है, वो होता है सेफेलिक और वर्टिक्स। नेक्स्ट वन, अ कंडीशन दैट कॉज द ओवर प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज टर्म्ड एज। प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत ज़्यादा लार का बनना क्या कहलाएगा? पैटियलिज्म, पेपोफैगिया, पाइका या फिर क्रेविंग। क्रेविंग का तो मतलब होता है कुछ भी अंदर से ऐसी ऐसी चीज़ें खाने की इच्छा कि कुछ ना पूछो खट्टा खाना, वो क्रेविंग एक अलग है। पाइका मतलब होता है नॉन ईटिंग सब्सटेंस का खाना, क्या है, नॉन ईटिंग सब्सटेंस का खाना। पैटियलिज्म मतलब बहुत ज़्यादा लार का प्रोडक्शन होना, क्या है, बहुत ज़्यादा लार का प्रोडक्शन होना। अब यहाँ पर पेपोफैगिया, पेपोफैगिया का मतलब है कुछ भी चबाना, मतलब मुंह में चिंगम जो लोग चबाते रहते हैं उनको चिंगम चबाने जैसी आदत लगना, तो वो है पेपोफैगिया। ओवर प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा दैट मीन्स पैटियलिज्म। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्लेम्सिया? तो एक्लेम्सिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस पूछी है, क्या होगा? ओरल मैग्नीशियम सल्फेट, इंट्रावीनस मैग्नीशियम सल्फेट, ओरल फेनिटोइन या फिर IV फेनिटोइन। तो फेनिटोइन तो क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है जो एपिलेप्सी होती हैं उनके लिए, फिट्स के लिए। लेकिन एक्लेम्सिया की पूछिए तो वो क्या है, IV मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 है जो दिया जाएगा। एक्लेम्सिया क्या है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, लेकिन साथ ही साथ में जो एपिलेप्टिक फिट्स का आना भी, क्या है, फिट्स का आना भी। नेक्स्ट वन, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम? तो हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम का मतलब है प्रेगनेंसी में होने वाली वॉमिटिंग। रिलैक्सिन भी रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज होता है, ह्यूमन प्लेसेंटल भी होता है और HCG भी होगा, लेकिन मैंने रिलीज होने को कहा है, ना कि हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम के लिए। हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है HCG हार्मोन। क्या है यहाँ पे, HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। प्रेगनेंसी में जो जी मचलाता है, वॉमिटिंग होती है, उसके लिए HCG का ओवर प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी चीज़, HCG जो प्रेगनेंसी में कंफर्म किया जाता है कौन से हार्मोन के थ्रू, तो HCG हार्मोन के थ्रू ही पता चलेगा। तीसरी चीज़ यहाँ पे जो नोजिया वॉमिटिंग है कब तक हो सकते हैं हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम? मोस्ट ऑफ दी 80% केसेस में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बस रहते हैं, आफ्टर दैट अपने आप सबसाइड हो जाते हैं। अब इस HCG को रिलीज कौन करता है? इसको रिलीज करती हैं सिंक्टोट्रोफोब्लास्ट सेल्स, सिंक्टोट्रोफोब्लास्ट सेल्स। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ लेबर वुड द नर्स असिस्ट क्राउनिंग? क्राउनिंग कौन सी स्टेज में देखने को मिलेगा, मतलब जो फीटल हेड है वो विजिबल होना स्टार्ट होगा किस स्टेज में होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट स्टेज में सर्विक्स डायलेट होगी, कितना, 10 सेंटीमीटर। सेकंड, फीटल एक्सपल्सन स्टेज कहलाती है, कौन सी? फीटल एक्सपल्सन स्टेज। तीसरी स्टेज कहलाती है क्या? प्लेसेंटल एक्सपल्सन। फोर्थ को कहते हैं हम क्या? ऑब्जर्वेशनरी स्टेज। क्या है ऑब्जर्वेशनल स्टेज? बच्चे को भी ऑब्जर्व करना है, माँ को ऑब्जर्व भी करना है, मोस्ट ऑफ दी माँ को ऑब्जर्व किया जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज क्या है, लेबर में सर्विक्स डायलेट होना 10 सेंटीमीटर। सेकंड स्टेज फीटल एक्सपल्सन स्टेज है और इसी स्टेज में क्राउनिंग देखने को मिलेगी। तीसरी होती है प्लेसेंटल एक्सपल्सन स्टेज। चौथी होती है माँ को ऑब्जर्व करना है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, यूट्रस प्रोलैप्स तो नहीं हो रही है, ये सभी चीज़ें आपको क्या करनी है, मेजर करनी है, चेक करनी है। नेक्स्ट वन, पेल वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज फॉर द फर्स्ट फोर्टनाइट ड्यूरिंग परपीरियम इज। पेल वाइट कलर का वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है फर्स्ट फोर्टनाइट ड्यूरिंग द परपीरियम, तो ये क्या कहलाएगा? रूब्रा, सिरोसा, अल्वा या फिर ट्यूना। तो यहाँ पर वाइट कलर की बात की जा रही है, तो एंड में होता है। इनिशियल टाइम पर रूब्रा होगा, सिरोसा होगा, ट्यूना होता नहीं है। 3 वर्ष होते हैं, रूब्रा, सिरोसा, अल्वा। वाइट कलर का जब स्टार्ट हो जाए तो ये कहलाएगा लोचिया एल्वा। क्या कहलाएगा?
लोचिया एल्वा। नेक्स्ट वन परपीरियम, तो परपीरियम पीरियड होता है कितना, 42 दिनों का, 42 डेज का। नेक्स्ट वन स्टेज 1 ऑफ लेबर इंक्लूड्स विच फेजेस इज द करेक्ट ऑर्डर। फर्स्ट स्टेज में 3 फेज होती हैं, तो वो 3 फेज यहाँ पे कौन सी हैं, करेक्ट सीक्वेंस बताना है। ऑप्शन में है ट्रांजिशन लेटेंट एक्टिव, लेटेंट एक्टिव ट्रांजिशन, एक्टिव ट्रांजिशन लेटेंट, या फिर एक्टिव लेटेंट ट्रांजिशन। तो यहाँ पर फेजेस हैं क्या है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की जो फेजेस हैं 3 होती हैं, लेटेंट, 3 फेज होती हैं, पहली होती है लेटेंट, दूसरी एक्टिव, तीसरी ट्रांजिशन। लेटेंट फेज में यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेज की जो लेटेंट फेज है, इसमें माइल्ड और शॉर्ट क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे, जिसमें सर्विक्स कितनी डायलेट होगी, 0 to 3 सेंटीमीटर सर्विक्स क्या होगी, डायलेट। क्लियर, ये फर्स्ट फेज है, और जो कि 6 से 8 घंटे में कितना, 6 to 8 आवर्स तक चलेंगे, नॉर्मल बात की जा रही है यहाँ पे। फिर आती है आपकी कौन सी, एक्टिव, क्या है यहाँ पे, एक्टिव, जो कि सेकंड फेज है। इसमें मॉडरेट से, मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन स्लो आ रहे थे, मॉडरेट से क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। अब इसमें सर्विक्स जो कितनी डायलेट होगी, 4 to 7 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट होगी। क्लियर, और यहाँ पर यदि फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी रही है तो ये 4 आवर तक ही, 4 to 6 आवर ही चलेंगे, 4 आवर। फिर आती है यहाँ पर आपकी ट्रांजिशन फेज, क्या है, ट्रांजिशन फेज। तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे आपके। क्लियर, स्ट्रॉन्ग रहेंगे। सर्विक्स 7 से 10 सेंटीमीटर डायलेट होगी, मतलब फुली डायलेट होगी। सर्विक्स 10 सेंटीमीटर डायलेट होगी। सर्विक्स इस स्टेज में आके दिखती ही नहीं है, इतनी थिन हो जाती है, और वो टर्म यूज़ किया जाता है एफासमेंट। एग्जाम में आता है आपको क्वेश्चन, सर्विक्स का जब ट्रांजिशनल फेज में, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की ट्रांजिशनल फेज में सर्विक्स पहुंचेगी, इनविजिबल हो जाएगी, जिसको कहा जाता है एफासमेंट ऑफ द सर्विक्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन साइन ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। तो यहाँ पे ऑप्शन है फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स टू द बर्थ ऑफ द बेबी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन टू डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, फ्रॉम बर्थ ऑफ द बेबी टू डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, फुल एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा अंटिल 2 आवर ऑफ बर्थ। ये है आपकी कौन सी, 4th स्टेज, प्लेसेंटा निकलने के बाद से लेके 2 घंटे तक ऑब्जर्व करना। ये है फ्रॉम बर्थ ऑफ द बेबी टू डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, ये है 3rd स्टेज। फिर है यहाँ पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन टू डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, इट्स अ 1st स्टेज। फिर है यहाँ पे ये वाली जो ये है क्या है, फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स टू बर्थ ऑफ द बेबी, इट्स अ 2nd स्टेज। क्वेश्चन में आपको कहा है कि सेकंड स्टेज की साइन क्या है, फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स टू द बर्थ ऑफ द बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट फीटल मूवमेंट दैट इज फेल्ट बाय द मदर्स, इट्स कॉल्ड द क्विकनिंग। यहाँ पे आपको उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टिप ऑफ टंग याद है। ये फील कब होता है, 20 वीक्स की प्रेगनेंसी में। कब, 20 वीक्स के जेस्टेशनल पीरियड में। कब, 20 वीक की प्रेगनेंसी में। लाइटनिंग का मतलब होता है यहाँ पर जब 36 to 38 वीक की प्रेगनेंसी तक क्या होगा, आपका जो फंडल हाइट है एक्सीफेस्टर्नम और चेस्ट तक पहुँचेगा, इसका सडनली डाउन आना, मतलब बेबी का नीचे की तरफ आके एंगेज होना, तो प्रोसेस क्या कहलाती है, लाइटनिंग। नेक्स्ट वन, द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन फीमेल टेक्स प्लेस इन द, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना, सर्विक्स पे होता है फैलोपियन ट्यूब के, कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में। याद रखें, तो यहाँ पर ओविडक्ट किसको कहा जाता है, फैलोपियन ट्यूब को। यदि जब यही फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में हुआ, फैलोपियन ट्यूब में हुआ, वहीं पे इम्प्लांटेशन भी हो गई यूट्रस की जगह, तो फिर ये कहलाएगा क्या, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट वन,
इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्राइन ट्यूब इज नोन एज। तो यहाँ तक हम 30 क्वेश्चन तक पहुँच गए। अब जिन्होंने 31 दिसंबर का पेपर नहीं देखा, प्लीज़ देखिए, इन 30 क्वेश्चंस में से 6 क्वेश्चन उस पेपर में आए हुए हैं। वो आगे हम देखेंगे कि जो आगे जो और क्वेश्चंस हैं उनमें से कितने रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पर इन्फ्लामेशन ऑफ द यूट्राइन ट्यूब, ऊफोराइटिस, मेसोमेट्राइटिस, पैरामेट्राइटिस या फिर साल्पिंजाइटिस। यूट्राइन ट्यूब का इन्फ्लामेशन कहलाता है साल्पिंजाइटिस। यूट्राइन ट्यूब और फैलोपियन ट्यूब एक ही नाम है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ आप। फैलोपियन ट्यूब और यूट्राइन ट्यूब और ओविडक्ट तीनों सेम नाम है। इसका इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन कहलाएगा क्या? साल्पिंजाइटिस। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा के लिए जो कॉज है मेन क्या है? ल्यूपस, क्राउब, बर्साइटिस या फिर ट्राइकोमोनास। तो जो यूरेथ्रा के लिए इन्फ्लामेशन का कॉज होगा वो होगा ट्राइकोमोनास। क्या है? ट्राइकोमोनास। नेक्स्ट इज, एक और क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, अभी जो आया हुआ है एग्जाम में, कि बच्चे को आफ्टर डिलीवरी के बाद से लेके विदिन 42 दिनों के अंदर यदि आंखों में जो कंजक्टिवल इन्फेक्शन होता है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। क्या है? ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, क्या है? ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्लेमाइडिया ट्राइकोमोनासिस, या फिर कोई भी वेजाइनल इन्फेक्शन है माँ को यदि कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है तब बच्चे को होने के रिस्क रहेंगे। लेकिन यदि ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम के लिए रिस्पॉन्सिबल पूछे आपको, मैंने इसलिए यहाँ पे ऐड कर रहे हैं क्योंकि आता है तो वो क्लेमाइडिया। क्या होगा? क्लेमाइडिया, जो कि बच्चे को ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। और ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम का मतलब होता है कि परपीरियल पीरियड के पहले ही बच्चे को यदि आंखों में इन्फेक्शन, कंजक्टिवल इन्फेक्शन हो जाए तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। नेक्स्ट वन, ब्लड एंड डेब्रिस डिस्चार्ज फ्रॉम द यूट्रस आफ्टर द डिलीवरी इज टर्म्ड एज। तो डिलीवरी के बाद जो यूट्रस से ब्लड डेब्रिस डिस्चार्ज, सेल्स डिस्चार्ज हो रही हैं, तो ये क्या कहलाएगा? पायूरिया, लोचिया, एप्सिस या फिर कोलाज्मा। तो कोलाज्मा कहलाता है प्रेगनेंसी में फेस पर जो स्पॉट्स आते हैं वो कोलाज्मा। इसको प्रेगनेंसी फेस मास्क भी कहा जाता है। एप्सिस का मतलब तो है पस, पायूरिया का मतलब यूरिन के साथ में पस का आना। लेकिन यूट्रस से डिस्चार्ज की बात की जा रही है तो वो क्या कहलाएगा? लोचिया, रूब्रा, सरोसा, अल्वा। नेक्स्ट वन, अ कंडीशन इन विच एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स इज 5 सेंटीमीटर और लेस। तो ऐसी कंडीशन जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कितना हो? 5 सेंटीमीटर से कम हो, क्या है? ओलिगोहाइड्रोमनियास, पॉलीहाइड्रोमनियास, स्पाइना बाइफिडा या फिर एंसेफेलाइटिस। तो ये कहलाएगा क्या? जो AFI एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स का मतलब क्या है? AFI 5 सेंटीमीटर से कम है। जब AFI जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है क्या हो? मोर देन 25 हो जाए तो ये क्या कहलाएगा? पॉलीहाइड्रोमनियास। क्लियर? नेक्स्ट वन, द कांस्टेंट फेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज। तो कांस्टेंट फेज कौन सी कहलाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में? ओव्यूलेशन, ल्यूटियल, मेंस्ट्रुअल या फिर प्रोलिफरेटिव फेज। तो ये 4 फेज होती है। मेंस्ट्रुअल का मतलब जो ब्लीडिंग हो रही है वो, क्योंकि 5 से 7 दिन तक की रहती है। ल्यूटियल फेज, तो कांस्टेंट फेज कहलाती है यहाँ पे कौन सी? ल्यूटियल फेज। ये देखिए यहाँ पे आप, आई होप इमेज आपको प्रॉपर विजुअलाइज हो रही हो। क्लियर? तो यहाँ पे जो 4 फेज होती हैं, ओवेरियन साइकिल या फिर आप यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल कह सकते हैं। तो ओवेरियन फेज होती है 1 से, यहाँ पे ओवेरियन फेज कितने दिन की होगी? 7 दिन की, 0 to 7 डेज तक की होती है जनरली। जो ब्लीडिंग टाइम होता है मेंस्ट्रुएशन फेज वो होती है 7 से 14 दिन के बीच में क्या होगी आपकी? ल्यूटियल। फिर आपका जो 21 से 28 दिन के टाइम का जो पीरियड होता है वो 14वें दिन की होती है ओव्यूलेशन फेज। लास्ट में आपकी आती है क्या? ल्यूटियल फेज और प्रोलिफरेटिव फेज। तो यहाँ पे आपको याद रखना है 0 to 7, 7 to 14, 14 to 21 और 21 to 28, इस तरीके से क्या रहेंगी? फेजेस रहेंगी। नेक्स्ट वन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द फीटल सर्कुलेशन बाय एम्ब्लाइकल वेन थ्रू द।
तो अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। 3 ब्लड वेसल्स होती हैं अम्बिलिकस की में, 3 वेसल्स, वेन और आर्टरीज 3 होती हैं टोटल। तो वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और जो आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। तो फीटल सर्कुलेशन में जो अम्बिलिकल वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता है तो वो कैसे होगा, इंट्राहेपेटिक वेन के थ्रू, इंट्राहेपेटिक आर्टरी, डक्टस वीनोसस या फिर डक्टस आर्टरियोसस। तो अम्बिलिकल वेन के थ्रू जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वो होगा डक्टस वीनोसस के थ्रू। किसके थ्रू, डक्टस वीनोसस के थ्रू। नेक्स्ट है फियर ऑफ हाइट इज टर्म्ड एज, तो यदि जिसको ऊंचाई से डर लगता है तो क्या टर्म यूज किया जाएगा, एक्रोफोबिया, एल्गोफोबिया, अगोराफोबिया, फिर गेमोफोबिया। ऊंचाई से डर लगने के लिए जो टर्म यूज होगा वो क्या होगा, वो कहलाता है एक्रोफोबिया। क्या है, एक्रोफोबिया। एल्गोफोबिया, यहाँ पे फोबिया का मतलब होता है डर लगना। क्या है, डर लगना। एल्गोफोबिया का मतलब है कि फिजिकल पेन से डर लगना। क्या है यहाँ पर, फियर ऑफ पेन, आपको कुछ भी लगे उससे डर लगना। क्या है, एल्गोफोबिया। गेमोफोबिया का मतलब होता है शादी से डर लगना। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया, तो डिमेंशिया का मेन रीजन क्या हो सकता है, डिप्रेशन, मैनिया, एल्जाइमर्स या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस। कॉमन कॉज पूछा है डिमेंशिया का तो होगा एल्जाइमर डिसीज, जो कि एल्डर एज पर्सन में कॉमन होते जाता है। नेक्स्ट वन, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ इज कॉल्ड, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ क्या है, इल्यूजन है, डेल्यूजन है, परसेप्शन है कि हेलुसिनेशन है। फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ क्या कहलाएगा, तो ये कहलाता है आपका क्या, डेल्यूजन। क्या है, डेल्यूजन। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मेंटल डिसऑर्डर इन सुसाइड, सुसाइड यदि जो लोग करते हैं उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसके कारण वो सुसाइड कर जाए, आत्महत्या कर जाए, मैनिया, अल्कोहल डिपेंडेंसी, डिप्रेशन या फिर सीजोफ्रेनिया। तो सुसाइड वो लोग करते हैं जो डिप्रेशन में रहते हैं ज़्यादातर। डिप्रेशन, जो सुसाइड का मेन रीज़न होता है वो होता है डिप्रेशन। जो जिन लोगों को डिप्रेशन होता है उनको आप सुसाइडल टेंडेंसी के लिए सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करना आपकी ड्यूटी बनती है कि जो लोग बहुत गुपचुप हैं, इनके 3 साइन होते हैं, एक तो हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस, होपफुलनेस, मतलब ना इनको कुछ इच्छा बची, ना खुशी है, कुछ भी नहीं बचा है, वो क्या है, डिप्रेस्ड है। तो यहाँ पर यदि डिप्रेशन के बाद जो नेक्स्ट यदि कोई कदम उठाता है तो होता है सुसाइड। नेक्स्ट वन, हेल्यूसिनेशन इज अ डिसऑर्डर ऑफ, तो हेल्यूसिनेशन किसका डिसऑर्डर है, थॉट का, परसेप्शन, कॉन्शियसनेस या फिर बिहेवियर। परसेप्शन की डेफिनेशन एग्जाम में अभी पूछी गई थी। तो यहाँ पर हेल्यूसिनेशन क्या है, हेल्यूसिनेशन किसका डिसऑर्डर है, तो हेल्यूसिनेशन डिसऑर्डर है किसका, परसेप्शन का। क्या है, परसेप्शन का। जो चीज़ आप छू के, देख के, टच करके, टेस्ट करके जिस चीज़ में जो आप चाहे मतलब परसीव करते हैं आपके सेंस ऑर्गन, वो क्या है, परसेप्शन। नेक्स्ट वन, इनवॉलंटरी रिपीटेशन और इमिटेशन ऑफ अनदर पर्सन एक्शन इज नोन एज, तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, किसी भी पर्सन के जो भी वर्ड हैं, क्या है, जो भी वर्ड हैं उसको रिपीट करना क्या कहलाएगा, इकोपरैक्सिया, इकोलेलिया, फोबिया या फिर फ्लडिंग। तो ये कहलाएगा आपका क्या, इकोलेलिया। क्या कहलाएगा, इकोलेलिया। इकोफ्रैक्सिया, फोबिया का तो मतलब होता है कि फियर ऑफ कोई भी एक्सटेंड फियर, XYZ कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इकोलेलिया का मतलब क्या होगा, यहाँ पर बार बार आप जो भी चीज़ बोल रहे हैं उसके लिए रिपीट करना, क्या है, इकोलेलिया। और यहाँ पर किसी भी पर्सन के जो आप बॉडी पोस्चर बनाते हैं या फिर जो भी काम करते हैं आप उसको बार बार जाके आपके साथ वो रिपीट करना, वो कहलाएगा इकोफ्रैक्सिया। लेकिन ले लिया मतलब आप जो बोल रहे हैं वो रिपीट करना, जो भी चीज़ आप मूवमेंट करते हैं वो इकोफ्रैक्सिया है। बोलना, रिपीटेशन ऑफ इनवॉलंटरी, रिपीटेशन और इमिटेशन ऑफ अनदर पर्सन, सॉरी यहाँ पे एक्शन की बात की जा रही है तो यह आपका क्या, इकोफ्रैक्सिया। यहाँ पर आपके जो इनवॉलंटरी रिपीटेशन और इमिटेशन ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो आपके आएंगे, जो आप बोलते हैं बोलने वाले को बोलेंगे इकोलेलिया, जो भी आप करते हैं उन हरकतों को जो लोग रिपीट करें वो कहलाएगा इकोफ्रैक्सिया।
नेक्स्ट वन, फियर ऑफ इनक्लोज्ड स्पेस इज टर्म्ड एज, किसी किसी को बंद जगहों पर डर लगती है तो क्या है? एल्गोफोबिया, एक्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया, फिर जूफोबिया। जूफोबिया में मतलब फियर फ्रॉम एनिमल्स, क्लियर। क्लस्ट्रो मतलब क्लोज्ड स्पेस से डर लगना। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया का मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से डरना। नेक्स्ट वन, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में किस केस में ईसीटी नहीं देंगे आप? मैनिया में, डिप्रेशन में, इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर या फिर डायबिटीज़ में। डायबिटीज़ में भी अवॉइड की जा सकती है, बीपी बढ़ रहा है तब भी अवॉइड करेंगे, लेकिन एब्सोल्यूट मतलब देना ही नहीं है जब किसी पर्सन का आईसीपी बढ़ा हुआ हो। ईसीटी दी और ज़्यादा बड़ा, मरीज ठीक होने की वजह सीधा भगवान को प्यारा हो गया। तो ईसीटी का एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? जब आईसीपी बढ़ा हुआ हो, हेड इंजरी हुई हो, ऐसे केसेस में ईसीटी नहीं दी जाएगी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ईसीटी तब यूज़ की जाती है जब साइकेट्रिक ड्रग्स हैं जो यूजफुल ना हो, असर ना करें, तब ईसीटी दी जाएगी। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मूड डिसऑर्डर? तो मूड डिसऑर्डर वाले मरीज के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? इमिप्रामाइड है, लिथियम है, क्लोरप्रोमाजीन है या फिर हैलोपेरिडोल है। ये सभी ड्रग किसी न किसी फॉर्म में एग्जाम में आती हैं। लिथियम क्या है? मूड डिसऑर्डर के लिए, और या फिर हम ये कह सकते हैं मैनिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। इमिप्रामाइन डिप्रेशन के लिए यूज़ की जाती है, और साथ ही साथ जो बच्चे बेड वेटिंग या फिर 6 साल की उम्र के बच्चे जो बेड वेटिंग करते हैं या फिर इसको हम कहते हैं एन्यूरेसिस, उसमें भी इमिप्रामाइन यूज़ की जाती है। क्लियर है? मूड डिसऑर्डर के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है वो लिथियम। लिथियम की टॉक्सिसिटी एग्जाम में बहुत आती है। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग रिपीटेटिव रिचुअल्स और मूवमेंट इज एसोसिएटेड विथ, कोई भी काम आप बार बार रिपीट करते हैं तो वो क्या है? एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या फिर स्ट्रेस। ये कहलाएगा सिंपल सा क्या? ओसीडी। आपको गेट लगाने की आदत है, लगे भी है, बार बार जाके चेक करेंगे और लगाएंगे। हाथ धुलने की आदत है, दिमाग में जो आइडिया आ रहा है, आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है हैंड वॉश करना, हैंड वॉश करना, जाके धुल ही लेना, वो पूरा ओसीडी कहलाएगा। नेक्स्ट वन, व्हेन इज द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? तो हम हर साल विश्व मानसिक दिवस कब मनाते हैं? बहुत ज़रूरी है। नाउअडेज मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, फिजिकल तो होती ही है किसी न किसी रीज़न से, मेंटली सभी जगह डिप्रेशन में, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं, एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए। तो यहाँ पर मेंटल हेल्थ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर मेंटल हेल्थ डे हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल, कब? 10 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को। नेक्स्ट वन, विच इज़ द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ सीजोफेनिया? तो सीजोफेनिया का सबसे डेंजर टाइप क्या है? सिंपल, हैप्रिफ्रेनिक, पैरानॉइड या फिर कैटाटोनिक। कौन सा सीजोफ्रेनिया सबसे डेंजर है? तो होता है पैरानॉइड, जिसको शकीले टाइप का सीजोफ्रेनिया आप कह सकते हैं। पर्सन हमेशा शक में ही रहेगा। नेक्स्ट वन, विच इज़ नॉट अ क्लिनिकल फीचर ऑफ डिप्रेशन? तो डिप्रेशन का क्लिनिकल फीचर कौन सा नहीं है? इंक्रीज्ड एक्टिविटी, डिक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ स्पीच, पॉवर्टी ऑफ आइडियाज, सैडनेस ऑफ मूड। तो क्लिनिकल फीचर डिप्रेशन का कौन सा नहीं है? तो डिप्रेशन वाला मरीज बहुत कम बोलेगा, कम एक्टिव रहेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर भी आपका यही होगा, इंक्रीज्ड एक्टिविटी। ये कभी भी एक्टिव नहीं रहेंगे, बहुत कम बोलेंगे, इनके पास आइडिया भी कम होंगे और सैड भी रहेंगे, लेकिन यहाँ पर एक्टिविटी ज़्यादा नहीं रहेगी। और यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा क्लिनिकल फीचर नहीं है, तो वह इंक्रीज्ड एक्टिविटी। नेक्स्ट वन, विच वन इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ न्यूरोसिस? न्यूरोसिस वाले मरीज में क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे? फियर होगा, एंजाइटी होगी, स्टूपर होगा कि डिल्यूजन होगा? क्या देखने को कॉमन मिलेगा एन्यूरोसिस वाले में? न्यूरोसिस वाले पर्सन में क्या है जो कॉमन सिम्टम होंगे? यहाँ पर साइकोटिक की बात नहीं की जा रही है। न्यूरोसिस वाले मरीज में क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे? तो न्यूरोसिस वाले मरीज का यहाँ पे सिम्टम पूछा है तो वो होगी यहाँ पे एंजाइटी। क्या होगी? एंजाइटी होगा, गिल्ट टाइप से रहेगा, उनको डर भी लगेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? एंजाइटी। नेक्स्ट वन, फॉल्स सेंसरी परसेप्शन विथ नो बेसिस इन रियलिटी इज नोन एज? फॉल्स सेंसरी परसेप्शन मतलब जिसका रियलिटी से लेना ही देना नहीं है, तो वो क्या है? वो कहलाएगा आपका क्या? हेलुसिनेशन। क्या है?
हेल्यूसिनेशन। नेक्स्ट वन ऑप्शन में आपको जो बहुत ही सिंपल ऑप्शन है, जो आपको पता है, इसलिए मैंने इनको रीड आउट नहीं किया। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। तो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? नॉलेज होना, प्रोफेशनलिज्म, ट्रस्ट या फिर मोटिवेशन। जरूरी तो ये सभी चीज़ें हैं, जरूरी सभी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ट्रस्ट। आपका पेशेंट आप केयर कर रहे हैं उसकी, तो आप पर ट्रस्ट कर रहा है या नहीं, वो चीज़ सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे क्या होगा थेराप्यूटिक रिलेशनशिप में? ट्रस्ट, भरोसा करना। नेक्स्ट वन नॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू द लॉस ऑफ अ लव्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज। यदि किसी का कोई प्यारा, कोई सबसे लव्ड वन है, कुछ भी यदि क्या हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, तो यहाँ पर जो उसको रिस्पॉन्ड करेगा वो क्या कहलाएगा? लो मूड, सैडनेस, डिप्रेशन या फिर ग्रीफ, ये कहलाएगा क्या? ग्रीफ। अब यहाँ पे आपको ऐड होती है कुबलर रॉस की थ्योरी। एग्जाम में आता है, क्या है? कुबलर रॉस का जो मॉडल है, या कुबलर रॉस थ्योरी आप कह सकते हैं इसमें। कुबलर रॉस की थ्योरी में आपको स्टेज पूछ सकते हैं। फर्स्ट होती है डिनाइल, मतलब एक्सेप्ट नहीं करना। दूसरी स्टेज होती है एंगर, गुस्सा आना। तीसरी होती है बार्गेनिंग, क्या है? बार्गेनिंग। चौथी होती है डिप्रेसिव। लास्ट होती है एक्सेप्टेंस। ये आपको सीक्वेंस में जमाने आ सकती हैं। कुबलर रॉस का मॉडल है, कुबलर रॉस की थ्योरी, इसमें 5 स्टेप होते हैं: डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेसिव, एक्सेप्टेंस। पहले मरीज डिनाई करेगा कि नहीं, मैं नहीं हो सकता, मेरे साथ नहीं होगा ये। गुस्सा आएगी, बार्गेनिंग होगी, अंदर ही अंदर दुखी होगा, एट द एंड वो क्या कर जाएगा? उस चीज़ को एक्सेप्ट कर जाएगा। नेक्स्ट वन द मेथड यूज टू एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन इनटू अ ईयर इज कॉल्ड। यदि कोई भी मेडिकेशन आप क्या करते हैं? कान में डालते हैं, तो क्या कहलाएगा? कान, नाक और आँखों में जो मेडिकेशन आप इंस्टिल करते हैं वो कहलाएगी इंस्टलेशन। क्या होगी? इंस्टलेशन। इनहेल मतलब नोज, स्प्रे के थ्रू जो जाएगी। इंजेक्शन अब आपके निडल के थ्रू बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाएंगे, वो होंगे। अब आपके नाक में या कान में जो दवाई डाली जाती है वो क्या कहलाएगी? इंस्टलेशन। स्किन पे लगाई जाएगी तो वो कहलाएगी क्या? टॉपिकल। ये एग्जाम में आया हुआ है HSSC में अभी। नेक्स्ट वन नी चेस्ट पोजीशन इज ऑल्सो नोन एज। तो नी चेस्ट पोजीशन को क्या कहेंगे आप? लेफ्ट लेटरल, लिथोटोमी, जेन्यूपेक्टोरल या फिर फॉलोअर्स। नी चेस्ट पोजीशन कहलाती है जेन्यूपेक्टोरल पोजीशन। कौन सी? जेन्यूपेक्टोरल पोजीशन। फॉलोअर्स ब्रीदिंग प्रॉब्लम के लिए कॉमनली यूज़ की जाती है। लेफ्ट लेटरल यदि किसी को एनीमा देना है या फिर कुछ रेक्टम में चेक किया जाना है उसके लिए यूज़ की जाएगी। लेथोटोमी वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए यूज़ की जाएगी। नेक्स्ट वन लॉस ऑफ हेपेटाइटिस टर्म्ड एज। भूख ना लगने के लिए क्या टर्म यूज़ करेंगे? एनोरेक्सिया, अफासिया, पॉलीफेजिया या फिर ओलिगोफेजिया। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है? यहाँ पर बहुत ज़्यादा भूख ना लगना, सॉरी यहाँ पर क्या है? लॉस ऑफ हेपेटाइट है, मतलब एनोरेक्सिया, बहुत ज़्यादा खाना मतलब एक्सेसिव ईटिंग। पॉलीफेजिया बहुत ज़्यादा खाना, पॉलीफेजिया बहुत कम खाना, ओलिगोफेजिया लेकिन भूख ही ना लगना, एनोरेक्सिया। क्लियर? नेक्स्ट इज एज इन्फॉर्म कॉन्स्टेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्री ऑपरेटिव पेशेंट टू प्रिवेंट। जब मरीज की सर्जरी के पहले आप एक पेपर पे साइन करा लेते हैं वो कहलाता है इन्फॉर्म कॉन्सेंट। इसका रीज़न क्या होता है? कॉम्प्लिकेशन के लिए, इन्फेक्शन के लिए, एनी फॉल या फिर लीगल इम्प्लीकेशन। आप लीगल इम्प्लीकेशन में ना फंसें उसके लिए आप पहले ही मरीज की फैमिली से साइन करा लेते हैं। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है जब आप किसी हेल्थ फैसिलिटी में काम कर रहे हो तब। नेक्स्ट वन एन इंस्ट्रूमेंट प्लेस्ड अगेंस्ट अ पेशेंट चेस्ट टू हियर बोथ चेस्ट एंड हार्ट साउंड। तो चेस्ट और हार्ट साउंड सुनने के लिए मरीज के चेस्ट पे आप एक इंस्ट्रूमेंट रख के सुनते हैं कानों में लगा के, तो वो क्या है? स्टेटोस्कोप है, ऑटोस्कोप है, स्फिग्मोमैनोमीटर है कि टेलीस्कोप है? स्फिग्मोमैनोमीटर यूज़ करेंगे बीपी चेक करने के लिए, ऑटोस्कोप यूज़ किया जाएगा आपके कान चेक करने के लिए, स्टेटोस्कोप यूज़ किया जाएगा आपका हार्ट और चेस्ट साउंड सुनने के लिए।
नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ PRN? PRN का मतलब क्या? व्हेन एडवाइज, इमीडिएटली, व्हेन नीडेड या फिर नाउ। तो ये कहलाएगा क्या? व्हेन नीडेड, जब जरूरी हो तब। नेक्स्ट वन, व्हाट शुड द नर्स रीड केयरफुली इन द ड्रग ऑर्डर टू गिव सेफ मेडिकेशन? यदि मरीज को आप मेडिकेशन दे रहे हैं तो आपको क्या चीज़ें पहले पढ़ लेनी है? ड्रग एंड पेशेंट नाम, ये बिल्कुल पढ़ना है। ड्रग डोज एंड रूट, ये भी पढ़ना है। ड्रग एंड सिग्नेचर ऑफ द डॉक्टर, ये सभी चीज़ें पढ़नी है। देन आफ्टर आप किसी मरीज को मेडिकेशन एडमिनिस्टर करेंगे। राइट पेशेंट, राइट रूट, राइट डोज एंड जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है। यदि ऑप्शन में आपको ये नहीं है, इनमें से एक है, लेकिन ये तीनों आपके मिलते जुलते हुए हैं, तब आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर? नेक्स्ट वन, द एक्टिविटी दैट इज नॉट रिकॉर्डेड बाय पल्स ऑक्सीमीटर। तो पल्स ऑक्सीमीटर में SpO2 लेवल चेक किया जाएगा, ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक होगी और पल्स चेक होगी। ECG चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। क्लियर? पल्स ऑक्सीमीटर कोरोना के टाइम पे सबने खरीद लिया था। नेक्स्ट वन, कोलैप्सिंग पल्स इज नोन एज। कोलैप्सिंग पल्स को क्या कहा जाएगा? वाइसेमिनल पल्सस, अलार्मनेस, वाटर हैमर या बाउंडिंग पल्स। कोलैप्सिंग पल्स कहलाती है वाटर हैमर पल्स। कौन सी? वाटर हैमर पल्स। नेक्स्ट वन, द बेस्ट मेथड फॉर असेसिंग इनर रेस्पिरेशन इन अ रिस्पॉन्सिव पर्सन। यदि मरीज रिस्पॉन्ड कर रहा है, बेहोश नहीं, रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो आप उसकी रेस्पिरेटरी रेट कैसे चेक करेंगे? पुट हैंड इन फ्रंट ऑफ द नोज, लुक, लिसन एंड फील, पुट द हैंड ऑफ द चेस्ट, इफ नन ऑफ द अबव। मरीज रिस्पॉन्ड कर रहा है तो देख के, सुन के, फील करेंगे। लुक, लिसन एंड फील। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एब्रीविएशन ऑफ ड्रॉप्स। तो ड्रॉप्स के लिए क्या एब्रीविएशन यूज किया जाएगा? DP, DR, GTT या फिर GTTS। तो जो टर्म एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट यूज होगा वो होगा यहाँ पे GTT। क्या है? GTT। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। जो इसके आगे के क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाए जाएंगे। क्वेश्चन है, द नर्स इज ऑर्डर टू एडमिनिस्टर एम्पिसिलिन एट TIPPO। द नर्स शुड गिव द मेडिकेशन। तो एम्पिसिलिन एडमिनिस्टर करने के लिए कहा गया है TIPPO। यहाँ पे आपको इसका मतलब बताना है कि ये क्या होगा। TIPPO। 3 times a day after meals, 3 times a day orally, 2 times a day by mouth या फिर 2 times a day before meals। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको आज का ये पेपर अच्छा लगा हो। डेली आपको इसी तरीके से पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। और जो भी लोग इन पेपर्स PDF को परचेस करना चाहते हैं वो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इन पेपर्स PDF को परचेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।